यूनाइटेड स्टेट, चाइना, जर्मनी और इंडिया, ये चारों कंट्रीज साल 2025 की टॉप इकोनॉमीज हैं क्योंकि यहाँ की जीडीपी सबसे ज्यादा है। लेकिन जीडीपी क्या होती है? जीडीपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। ये एक तरीका है जिसके जरिए हम ये जान सकते हैं कि एक देश ने एक साल में अपने देश के अंदर कितने गुड्स और सर्विसेज बनाए हैं। आपको बता दें कि गुड्स वो चीजें होती हैं जिन्हें हम खरीदते या फिर बेचते हैं, जिसमें कि फल, सब्जी और अनाज जैसे फूड प्रोडक्ट्स, कपड़े, जूते और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, और मशीन और कार्स जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। सर्विसेज यानी कि सेवाएं होती हैं, जिसमें हेल्थ केयर सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज होती हैं। इस जीडीपी से ये पता चलता है कि एक देश की इकोनॉमी कितनी बड़ी है। अगर जीडीपी ज्यादा है तो इसका मतलब ये होता है कि उस देश की इकोनॉमी भी ज्यादा है, यानी कि वो देश जो है वो आर्थिक तौर पर मजबूत है। जीडीपी से ये भी जाना जाता है कि एक देश की इकोनॉमी कितनी तेजी के साथ ग्रो कर रही है। अगर जीडीपी बढ़ रही है तो यानी कि पॉजिटिव है, जीडीपी ग्रो कर रही है, और नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ का मतलब ये है कि उस देश की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, जो कि आगे जाके मंदी के संकेत देते हैं। दो देशों की इकोनॉमी को कंपेयर करने के लिए यहाँ पर जीडीपी का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि किस देश की इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रांग है। इसकी मदद से पॉलिसीज बनाने में भी काफी हद तक मदद मिलती है, क्योंकि गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक जीडीपी की ग्रोथ रेट को देखकर ही अपनी इकोनॉमीज पॉलिसीज बनाते हैं। अगर जीडीपी की ग्रोथ रेट ज्यादा होती है तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने या फिर टैक्स को कम करने जैसे डिसीजन लेती है, ताकि डेवलपमेंट और तेजी से हो सके। वहीं अगर जीडीपी की ग्रोथ रेट कम हो या फिर नेगेटिव हो तो इसका मतलब ये है कि देश की इकोनॉमी कमजोर हो रही है, और ऐसे में गवर्नमेंट इकोनॉमी असिस्टेंस देने के लिए एक नए उपाय ला सकती है, जिसमें कि लो इंटरेस्ट रेट होता है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना और सरकारी खर्चों को बढ़ाना। इस तरह जीडीपी गवर्नमेंट को ये समझने में मदद करती है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है और किस दिशा में उन्हें आगे डिसीजन लेने चाहिए। इन्वेस्टर्स भी जीडीपी को देखकर ही इन्वेस्टमेंट लेने के डिसीजन लेते हैं, क्योंकि हाई जीडीपी वाली इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना सेफ होता है, और हर देश अपने इकोनॉमी को समझने और उसमें सुधार करने के लिए जीडीपी का यूज करता है। एक कंट्री की जीडीपी को कैलकुलेट करते समय उसके रिसोर्सेज, उसकी इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपोर्ट को कंसीडर किया जाता है। वहीं जीडीपी की शुरुआत 1923 में अमेरिकन इकोनॉमिस्ट साइमन कोजेंस ने की थी, और आज जीडीपी एक वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड है जिससे इकोनॉमीज की ग्रोथ और परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, जो कि जीडीपी के कैलकुलेशन के लिए रेफरेंस के तौर पर यूज होता है। भारत में जीडीपी कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर पहले 2011-12 था, जिसे 2026 में, 2022 से 2023 में बदला जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर बेस ईयर 2011-12 है तो जब हम 2025 की जीडीपी की कैलकुलेशन करेंगे तो हम 2011 से 2012 की कीमतों को कंपेयर करते हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि बिना महंगाई के असर को शामिल किए असल में कितना डेवलपमेंट हुआ है। और भारत की जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिकल ऑफिस रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए जीडीपी को और बेहतर समझने के लिए हम कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स को जानते हैं, जिसमें पहला है रियल जीडीपी। ये टर्म बताती है कि एक देश की इकोनॉमी कितनी बड़ी है, लेकिन इससे महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन के प्रभाव को हटा दिया जाता है। ये हमेशा एक फिक्स प्राइस के हिसाब से बेस ईयर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पिछले साल एक चीज की कीमत 100 रुपए थी और इस साल उसकी कीमत 110 रुपए हो गई है, तो रियल जीडीपी ये दिखाएगा कि असल में वो सामान कितना प्रोड्यूस हुआ है बिना कीमत के बढ़ने के असर के इसको कैलकुलेट किए। वही नॉमिनल जीडीपी करंट मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट होती है। इसमें महंगाई का असर भी शामिल होता है, यानी कि अगर इस साल सामान महंगे हो गए हैं तो नॉमिनल जीडीपी में इस महंगाई का असर भी दिखाई देगा। जैसे कि अगर सामान की कीमत पिछले साल 100 रुपए थी और इस साल 110 हो गई है, तो नॉमिनल जीडीपी में 10% की बढ़ोतरी आपको दिखाई देगी। ये बढ़ोतरी सिर्फ कीमतों के बढ़ने के असर की वजह से ही नहीं, बल्कि प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से भी होती है। अब जानते हैं जीडीपी पर कैपिटा का मतलब क्या होता है। ये टर्म एक पर्सन के लिए जीडीपी का रेशियो बताती है, यानी कि पर्सन को उस देश की टोटल जीडीपी में से कितना हिस्सा मिल रहा है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी देश की जीडीपी 1 लाख रुपए है और वहां की पॉपुलेशन 10,000 है, तो जीडीपी पर कैपिटा होगी 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 इज इक्वल टू 10, यानी कि
हर पर्सन को एवरेज 10 रुपए मिल रहे हैं और इसमें हम ये समझ सकते हैं कि उस देश में लोगों की इनकम और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा होगा। अब जानते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में। ये बताती है एक कंट्री की इकोनॉमी किस स्पीड के साथ ग्रो कर रही है। अगर किसी देश की जीडीपी ग्रोथ 5% है तो इसका मतलब ये है कि उस देश की इकोनॉमी पिछले साल के कंपैरिजन में 5% ज्यादा ग्रो हुई है। जीडीपी से जुड़ी दो और कॉमन टर्म्स हैं जिनके नाम है एनडीपी और एनएनपी। एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को घटाया जाता है। डेप्रिसिएशन का मतलब है मशीन या बिल्डिंग का समय के साथ पुराने हो जाने के साथ उनकी कीमतों का घटाया जाना। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किसी कंपनी के पास एक मशीन है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है। समय के साथ वो मशीन पुरानी हो जाती है और उसकी कीमत घटकर 90,000 रुपए रह जाती है, तो 10,000 रुपए की कमी डेप्रिसिएशन कहलाएगी। अब जब हम जीडीपी में से ये 10,000 रुपए घटाते हैं तो इसमें एनडीपी मिलता है। असल में देश के प्रोडक्शन को दिखाता है ये, जिसमें पुराने सामान की कीमत घटने का असर नहीं होता है। वो केवल देश के अंदर प्रोड्यूस हुए गुड्स और सर्विसेज को शामिल करता है। इसे हम ये जान सकते हैं कि देश का एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है, जो केवल नए गुड्स और सर्विसेज को दिखाता है। और आखिर में एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसमें भी जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाता है। लेकिन जहां एनडीपी किसी देश की सीमा के अंदर एक फिक्स्ड टाइम पीरियड में जितने भी फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज बनते हैं उनका टोटल वैल्यू है, वहीं एनएनपी में उस देश की सभी सिटीजन्स के द्वारा दुनिया भर के किए गए प्रोडक्ट्स को शामिल किया जाता है, उनके प्रोडक्शन को शामिल किया जाता है, चाहे वो विदेश में हो। जैसे अगर किसी इंडियन ने विदेश में काम करके पैसे कमाए हैं तो उसे एनएनपी में शामिल किया जाएगा, एनडीपी में नहीं। इस तरह एनडीपी सिर्फ देश के अंदर का प्रोडक्शन देखता है, वहीं एनएनपी उस देश के हर सिटीजन के प्रोडक्शन को ध्यान में रखता है। अब बारी आती है जीडीपी को कैलकुलेट करने के 3 तरीके जानने की, जो कि एक्सपेंडिचर मेथड है, इनकम मेथड और आउटपुट मेथड है। पहले जानते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में, यानी कि खर्च का तरीका। इस मेथड में हम देखते हैं कि लोग गवर्नमेंट और बिजनेस में अपना पैसा कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो है जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एन एक्स। इसमें सी यानी कि कंजप्शन में वो पैसा आता है जो लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए खर्च करते हैं, जैसे कि शॉपिंग और खाना। वहीं जी यानी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग में गवर्नमेंट का खर्च आता है, जैसे कि रोड बनाना, हॉस्पिटल बनाना और स्कूल बनाने में खर्च होने वाला पैसा। आई यानी कि इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब है बिजनेस और लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो पैसे लगाते हैं वो, और इसके साथ ही मशीन को खरीदने के लिए जो पैसा खर्च करते हैं वो। एनएक्स यानी कि नेट एक्सपोर्ट, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस होता है। इंपोर्ट इस एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को घटाकर निकाला जाता है। इंपोर्ट्स में आती हैं वो चीजें जिन्हें दूसरे देशों में बेचा जाता है, और इंपोर्ट में वो चीजें आती हैं जिन्हें हम दूसरे देशों से खरीदते हैं। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होता है तो जीडीपी में ऐड होता है, अगर इंपोर्ट ज्यादा होता है तो जीडीपी में से इसको माइनस किया जाता है। अब अगर हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करके किसी देश की जीडीपी निकालते हैं तो मान लीजिए कि देश का सी यानी कि कंजप्शन 600 करोड़ है, जी यानी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग यहाँ पर 200 करोड़ है, यानी कि इन्वेस्टमेंट 10 करोड़, और एनएक्स यानी कि नेट एक्सपोर्ट यहाँ पर 10 करोड़ है। तो यानी कि उस देश की जीडीपी होगी C plus G plus I plus NX is equal to 600 plus 200 plus 100 plus 100 is equal to 1000 करोड़, जो ये बताता है कि इस देश में एक साल में टोटल 1000 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया है, जो गुड्स और सर्विसेज की खरीदारी पर आधारित है। अब बात करें जीडीपी निकालने के दूसरे तरीके की, जो है इनकम मेथड। ये है आय का तरीका। इस मेथड में इकोनॉमी के अंदर जितनी इनकम आती है उसे जोड़ा जाता है, जैसे कि किराया, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एक्सेट्रा। इसका फॉर्मूला है जीडीपी इज इक्वल टू टोटल इनकम यानी कि सैलरी, प्रॉफिट एक्सेट्रा प्लस टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। सैलरी या फिर वेजेस, इसका मतलब है जो पैसे लोगों को काम करने पर मिलता है। रेंट यानी कि घर या ऑफिस के लिए दिए जाने वाला पैसा, और इंटरेस्ट बैंक से लिए जाने वाले लोन पर दिए जाने वाला पैसा। प्रॉफिट बिजनेस से होने वाली इनकम से जुड़ा हुआ है। टैक्स सरकार द्वारा दिए जाने वाले फीस, और डेप्रिसिएशन बिजनेस की मशीनरी या फिर एसेट को पुराने हो जाने पर जो लॉस हो जाता है उसका बचा हुआ पैसा। मान लीजिए कि एक देश में टोटल सैलरी या फिर वेजेस 500 करोड़ रुपए है, तो टोटल रेंट 150 करोड़ हो गया, टोटल इंटरेस्ट 50 करोड़, टोटल प्रॉफिट 150 करोड़, टोटल टैक्स
100 करोड़ और टोटल डेप्रिसिएशन 50 करोड़। तो उस कंट्री की जीडीपी होगी, जीडीपी इज इक्वल टू टोटल इनकम प्लस टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, यानी कि 500 प्लस 150 प्लस 50 प्लस 150 प्लस 100 प्लस 50, यानी कि 1000 करोड़ रुपए। अगर जीडीपी कैलकुलेट करने का तीसरे तरीके की हम बात करते हैं, जो कि आउटपुट मेथड, जिसको कहा जाता है उत्पादन तरीका। इस मेथड में जाना जाता है कि एक कंट्री में कितना सामान बनाया गया है, यानी कि वहां पर कितना प्रोडक्शन हुआ है और इसको किस प्राइस पर बनाया गया है। इसका फॉर्मूला होता है जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी, यानी कि कांस्टेंट प्राइसेस टैक्स प्लस सब्सिडीज। यहाँ एक बात और जान लेते हैं कि रियल जीडीपी हमेशा एक फिक्स्ड प्राइस के हिसाब से बेस ईयर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होती है। टैक्सेस यानी कि गवर्नमेंट द्वारा लिए जाने वाली फीस होती है और सब्सिडीज गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने वाली छूट या फिर फाइनेंशियल डिस्काउंट होते हैं। इसे समझने के लिए मान लीजिए कि देश की रियल जीडीपी 1100 करोड़ रुपए है, वहीं टैक्सेस 150 करोड़ रुपए है और सब्सिडीज 50 करोड़ है। तो जीडीपी होगी रियल जीडीपी यानी कि कांस्टेंट प्राइस माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, यानी कि 1100 करोड़ माइनस 150 करोड़ प्लस 50 करोड़ रुपए इज इक्वल टू 1000 करोड़। जीडीपी निकालने के इन तीनों तरीकों का इस्तेमाल अलग अलग पर्पसेस के लिए किया जाता है। जैसे देश के कुल खर्चे का पता लगाने के लिए एक्सपेंडिचर मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, देश की टोटल इनकम का पता लगाने के लिए इनकम मेथड का इस्तेमाल किया जाता है और देश के टोटल प्रोडक्शन का पता लगाने के लिए आउटपुट मेथड का यूज किया जाता है। थ्योरेटिकली जीडीपी की कैलकुलेशन किसी भी मेथड से की जा सकती है, इसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए, लेकिन रियलिटी में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। चलिए जीडीपी के बारे में सारे फायदे और फॉर्मूलाज जानने के बाद इसकी लिमिटेशन पर भी हम एक नजर डाल लेते हैं। जीडीपी में नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन को नहीं गिना जाता है, यानी कि हम उन चीजों की गिनती नहीं करते हैं जो कि मार्केट में नहीं होती हैं, जैसे कि घर का काम और वॉलंटरी वर्क। इसमें एनवायरमेंटल डैमेज को भी शामिल नहीं किया जाता है और इनकम की इक्वेलिटी के बारे में भी नहीं पता चलता है। इस तरह जीडीपी देश की इकोनॉमी, हेल्थ और ग्रोथ को समझने में मदद करती है, लेकिन ये सब कुछ नहीं बताती है। अब आप जीडीपी के बारे में इतना कुछ समझ ही गए हैं, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में राय जरूर रखिएगा कि भारत की जीडीपी को लेकर आप क्या कुछ रुख रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सारी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। अभी के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द वापस आएंगे फाइनेंस से जुड़ी एक और जानकारी के साथ। आप बने रहिए फाइनेंस के आने पर। शुक्रिया।